तो एक और क्वेश्चन छोटा सा हम लोग इस पे कर लेते हैं जल्दी से, और फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको रेंज निकालना है y इक्वल टू 3 मॉड साइन x, प्लस लगा दिया है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था माइनस, इस क्वेश्चन में हमने प्लस लगा दिया, प्लस 2 मॉड ऑफ कॉस x। ठीक है, तो इसका आंसर आपको निकालना है, इसको सॉल्व करके इसका रेंज बताना है। चलिए देखते हैं इसको। आपको देखिए y इक्वल टू 3 मॉड साइन x प्लस 2 मॉड कॉस x का रेंज बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप पिछले क्वेश्चन के जैसे नहीं कर सकते जो मैंने आपको कराया है पिछली मीटिंग में, है ना। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? क्योंकि जरा सोचिए, अगर आपको y का मैक्सिमम चाहिए तो आपको इसका मैक्सिमम रखना पड़ेगा और इसका भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा, दोनों का मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों का मैक्सिमम किसी सेम x पे बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इसका मैक्सिमम 1 होता है, इसका भी मैक्सिमम 1 होता है, और दोनों 1 किसी सेम x पे नहीं मिल पाएंगे। ठीक, ये 1 मिलेगा π/2 पे और ये 1 मिलेगा 0 पे। तो फिलहाल आप इसको याद करिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ था, मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसका मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम मैंने बताया था √2 होता है। इसका मैक्सिमम जो है वो सिंपल √a² प्लस b² के कॉन्सेप्ट से आता है। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, 0 से π/2 वाला इंटरवल आप समझिए, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इसका मैक्सिमम √a² प्लस b² से आता है। ठीक है, तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए तो आप ध्यान रखिएगा कि आप मैक्सिमम कभी भी √a² प्लस b² के कॉन्सेप्ट से ही निकालोगे। ठीक है, जब प्लस रहेगा तभी की बात कर रहा हूं, माइनस रहेगा तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे करना है। ठीक है, प्लस रहेगा तो आपको इसका मैक्सिमम √a² प्लस b² के कॉन्सेप्ट से √13 निकालना है। अब रही बात मिनिमम कैसे निकाला जाए, तो मिनिमम के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो मिनिमम होगा वो इन दोनों में से, देखो 3 और 2, इन दोनों में से जो छोटा होगा, 3 और 2 में से छोटा कौन सा है? 2, यही मिनिमम आएगा। ठीक है, इन दोनों में से जो छोटा होगा वही मिनिमम आएगा। क्यों? बिकॉज देखो, इसको मैं इस लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मैं इसको ना 1 मॉड साइन x को अलग किया और बाकी 2 मॉड साइन x को इसको दे दिया, जो तो 2 कॉमन निकालो और आपके पास क्या मिलेगा? मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, ये इसका मिनिमम आपको मैंने बताया 1, तो इस पूरे का मिनिमम क्या मिलेगा? 2। तो आप क्या देख रहे हो कि ये 2 में कुछ ऐड होगा तो मतलब ये 2 या 2 से बड़ा आएगा, तो इसीलिए इसका मिनिमम आपको हमेशा क्या मिलेगा? 2। मतलब इन दोनों में से जो छोटा है वही मिनिमम मिलेगा, और मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना होगा? √a² प्लस b² का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, और नहीं तो फिर हम लोग नया सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में आप अपनी कॉपी में डालिए, टाइप ऑफ फंक्शंस, देयर प्रॉपर्टीज एंड ग्राफ। तो हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनके ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानना हम लोग को जरूरी है। इस टाइप ऑफ फंक्शन में जो पहला फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्जेब्रिक फंक्शन। पहला जो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर भी जो है, तो इसको भी हमने सब डिवाइड किया है। एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर जो पहला टाइप का फंक्शन है उसको हम लोग जान रहे हैं मोनोमियल नाम से। देखिए क्या है ये? मोनोमियल। एल्जेब्रिक फंक्शन में जो फर्स्ट वाला है वो कहलाता है मोनोमियल। अब देखिए मोनोमियल क्या है? मोनोमियल नाम से पता चल रहा है, मोनो, मोनो मतलब एक,
मोनोमियल मतलब एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन जिसमें मात्र एक टर्म आए, वो मोनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक टर्म होता है, कंटेन्स ओनली वन टर्म, इसमें सिर्फ एक टर्म होता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए x मोनोमियल, एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर मोनोमियल, एक ही टर्म है, एक्स क्यूब ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है, अंडर रूट एक्स मोनोमियल, एक ही टर्म है, 1/x एक टर्म है, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, 1/x टू द पावर 4। तो ये जितने भर एक एक टर्म लिखो, कुछ भी लिखो रैंडमली, ये सब मोनोमियल के एग्जांपल्स हैं। मोनोमियल की ये सारे एग्जांपल्स हैं। नाउ अब ये सारे मोनोमियल का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ग्राफ आप ऑटोमेटिकली जानते हो, जैसे y = x का ग्राफ आप सब लोग जानते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरीके से। ये भी ग्राफ आप जानते हो y = x² का, y = x² का ग्राफ आपने खूब ड्रॉ किया है, कुछ इस तरीके से होता है ये। y = x³ का ग्राफ ये भी जानते हो, नहीं जानते हो जो लोग तो वो देख लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब बेसिक ग्राफ हैं, ये पता होने चाहिए। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये सारे बेसिक फंक्शन के ग्राफ पता होने चाहिए। x³ का ग्राफ देखिए ऐसे आता है, -∞ से 0 पे 0 होता है, और पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव होते हुए ये +∞ तक जाता है। √x का ग्राफ भी आपको पता है। √x का ग्राफ किस तरीके से होता है भाई, आप ऐसा समझिए कि y = √x है या y² = x है, तो इसका ग्राफ इस पैराबोला से मिलता जुलता है। कौन सा पैराबोला, y² = x पैराबोला से मिलता जुलता है। तो y² = x पैराबोला आपने बनाया हुआ है, वो कुछ ऐसा होता है, देखिए y² = x या y² = 4x, ये वाला। लेकिन आपको ये पूरा पैराबोला नहीं लेना है, आपको सिर्फ आधा पोर्शन लेना है, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग किया है, और स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया है, समझे। ओरिजिनली आपका सिर्फ इतना होगा, क्योंकि y जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आपने पढ़ा है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए y क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये √x का ग्राफ ये हो गया है ना। तो दीज आर द बेसिक ग्राफ्स, आप सभी इनको फटाफट बना लीजिए। अब इनका ग्राफ भी हम लोग जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं सबका, 1/x, 1/x², 1/x³, 1/x टू द पावर 4, क्योंकि ये भी बेसिक कर्व हैं और ये भी आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1/x एंड 1/x³, ये दोनों ग्राफ में एक साथ ड्रॉ करूंगा। एक साथ ड्रॉ करने का ही पर्पज है, कौन सा बड़ा, कब बड़ा, कहां पे बड़ा, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 1/x एंड 1/x³ का ग्राफ हम लोग एक साथ ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये मैं पहले एक्सिस बना रहा हूं, इसके बाद पहले हम लोग 1/x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए 1/x का ग्राफ जरा देखिएगा, 0 पे तो नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन 0 से आप थोड़ा सा बड़ा रखो, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा अगर रखोगे तो 1/0 से थोड़ा सा बड़ा है ना, 1/0 से थोड़ा सा बड़ा, ये आपको मिलेगा +∞, है ना। क्या मिलेगा, +∞। तो आपका जो ग्राफ है देखो, वो कहां से आना स्टार्ट होगा, वो +∞ से आना स्टार्ट होगा, ऐसे यहां से आएगा। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये 1/x घटता जाएगा। x बढ़ेगा तो ये पूरा क्या होगा, घटेगा। घटते घटते एक सिचुएशन आएगी x = 1 पे, x = 1 पे ये 1/1 1 हो जाएगा, x = 1 पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो फिर और आगे बढ़ो तो और ये घटता जाएगा, 2 रखोगे तो 1/2 पहुंच जाएगा, 3 रखोगे तो 1/3 पहुंच जाएगा, मतलब ये रेगुलरली घटता जाएगा। और जब इन्फिनिटी पहुंचोगे, इन्फिनिटी पे x इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो 1/∞
ये आपको जीरो की ओर मूव करने लगेगा, जीरो की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये 1/x का ग्राफ मैंने बनाया किस साइड में, ये मैंने बनाया पॉजिटिव x एक्सिस की साइड में। अब चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं निगेटिव x एक्सिस में। निगेटिव साइड में अगर आप रखोगे तो जीरो से थोड़ा सा छोटा रखिए, जीरो से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो 1/0 से थोड़ा सा छोटा, ये आपका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से। फिर जब आप -1 पे पहुंचोगे तो -1 पे 1/-1, ये -1 बनेगा। और इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू -इन्फिनिटी ले जाओगे तो 1/-इन्फिनिटी ये फिर से जीरो की ओर मूव करने लगेगा। ये जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये किसका ग्राफ है? 1/x का ग्राफ है। आप सभी को ये ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए। ये बेसिक कर्व है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ हम लोग 1/x³ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 1/x³ के ग्राफ में जरा देखिएगा, ये भी जीरो पे नॉट डिफाइंड है, जीरो के थोड़ा सा आगे ये भी 1/0 के थोड़ा सा आगे इन्फिनिटी की ओर भागेगा, तो इसका ग्राफ भी इन्फिनिटी से ही आना चालू होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब इस 1/x के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ कहां पे होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता लगाना है कि कौन सा बड़ा होगा, 1/x³ बड़ा होगा या 1/x बड़ा होगा, ये पता लगाना है ना। आप अपने मन में सोचिए 1/x³ बड़ा होगा या 1/x बड़ा होगा। पहले 0 से 1 में सोचिए, 0 से 1 में कौन सा बड़ा होगा, पहले ये पता करते हैं। तो देखिए पता करने के लिए 0 से 1 में कौन सा बड़ा होगा, पहले आप ये पता करो कि 0 से 1 में x³ बड़ा होगा कि x बड़ा होगा। तो 0 से 1 में अगर x 0 से 1 है तो x बड़ा होगा, x³ छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच होता है तो उसकी पावर बढ़ाने पे वो नंबर घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x आपका 0 से 1 के बीच है और अगर आप पावर बढ़ाते हो तो क्या होगा, अगर x 0 से 1 के बीच है, पावर बढ़ाओगे तो ये नंबर घटता जाएगा, तो x³ छोटा होगा और x बड़ा होगा। ये है 0 से 1 के बीच में रिलेशन। लेकिन यहाँ पे अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो तो रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी का साइन फिर बदलता है, मतलब 1/x³ विल बी ग्रेटर देन 1/x। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे मैं लिखे भी देता हूँ, 0 से 1 के बीच में, 0 पे भी ओपन, 1 पे भी ओपन, 1/x³ का ग्राफ 1/x के ग्राफ से बड़ा होता है। तो जब आप 1/x³ का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो नेचर तो देखो बिल्कुल वैसे ही आएगा, ये भी इन्फिनिटी से ही आएगा, लेकिन ये इसका ग्राफ 1/x से बड़ा होगा। तो इसका मतलब पता है, इसका जो ग्राफ होगा 1/x से बड़ा है, इसलिए 1/x के ग्राफ के ऊपर होगा, ऊपर ऐसे आएगा, इसके ऊपर से 1 पे इसकी भी वैल्यू 1 होगी, 1/1, तो 1 पे इसकी भी वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 पे दोनों इक्वल होंगे। 1 के आगे ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 के आगे जो है वो x³ बड़ा होता है x से, तो 1 के आगे 1/x³ जो है वो 1/x से छोटा हो जाएगा। तो 1 के आगे जब 1/x³ छोटा हो जाएगा तो इसका ग्राफ 1/x के ग्राफ के नीचे पहुंच जाएगा, देखो ऐसे नीचे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये भी जो है वो इन्फिनिटी पे किधर की ओर मूव करेगा, 0 की ओर मूव करेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि 1/∞ ये भी 0 की ओर मूव करेगा। यही सेम एनालिसिस निगेटिव साइड में आप करोगे, तो निगेटिव साइड में भी वही सेम टू सेम नेचर फॉलो करेगा, -1 पे इक्वल होंगे, और इस तरीके से ये ग्राफ निगेटिव साइड में भी ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो ग्राफ है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक ग्राफ है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो अब आप एक काम करो, 1/x² एंड 1/x⁴ का ग्राफ एक साथ ड्रॉ करिए। ठीक है, दोनों का ग्राफ एक साथ ड्रॉ करिए फटाफट। तो चलिए हम लोग अब इसका ग्राफ बनाते हैं, किसका, 1/x² एंड 1/x⁴
का ग्राफ एक साथ बनाते हैं। ठीक है, तो इनका ग्राफ बनाने के लिए फिर से मैं एक्सेस बना लेता हूं। अब पहले 1/x² का ग्राफ बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा 1/x² के ग्राफ में भी वैसे ही आएगा। देखो 0 के थोड़ा सा आगे रखोगे तो 1/0 से थोड़ा सा बड़ा, ये प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ आएगा। x बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ये ग्राफ घटता आएगा। कहां तक घटता आएगा? पूरा घटता ही जाएगा। बस 1 रखोगे अगर, तो 1 पे ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1 पे वैल्यू घटते घटते कहां पहुंच जाएगी? 1 पे। ऐसे और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ोगे तो ये रेगुलरली और घटता जाएगा, और जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंचाओगे तो ये 1/∞ 0 पहुंचेगा। अब निगेटिव साइड में ड्रॉ करते हैं, तो ये चेंज जो है ना थोड़ा सा वो निगेटिव साइड में ही आएगा। देखो अब अगर आप निगेटिव साइड में जाते हो, 1/0 से थोड़ा सा छोटा नंबर डालते हो, अगर आप 1 क्या डालते हो? 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर डालते हो इनपुट में, तो यहाँ पे उसका स्क्वायरिंग हो रहा है। देखो स्क्वायरिंग हो रहा है, तो स्क्वायरिंग हो रहा, तो ये भले ही थोड़ा सा निगेटिव था, लेकिन स्क्वायरिंग होने के कारण ये फिर से पॉजिटिव में बदल गया, और पॉजिटिव में बदल गया तो इस बार फिर आपको माइनस इन्फिनिटी नहीं मिलेगा, बल्कि ये फिर आपको क्या दे देगा? प्लस इन्फिनिटी ही दे देगा। पॉजिटिव में बदल गया ना, इसलिए प्लस इन्फिनिटी दे देगा। बेसिकली ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर आप x की वैल्यू निगेटिव भी डालो, तब भी इसमें आउटपुट में आपको वही पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी जो आपको x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मिली थी, है ना। जो वैल्यू यहाँ मिली थी वही निगेटिव के लिए भी मिलेगा, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग हो जा रहा, वही सेम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। वही -1 पे इसमें भी +1 मिलेगा। तो बिल्कुल उसी नेचर का ग्राफ इसका भी चलता चलेगा, और इस पे भी x माइनस इन्फिनिटी पे क्या मिलने वाला है? 0। इस तरीके से आपका ग्राफ ये आएगा, किसका? 1/x²। नाउ अब हम लोग चलिए ड्रॉ करते हैं ग्राफ 1/x⁴ का। 1/x⁴ का ग्राफ तो फिर से 0 to 1 में, जस्ट लाइक द प्रीवियस एनालिसिस, आप बोल सकते हो कि 1/x⁴ 1/x² से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 to 1 में 1/x⁴ का ग्राफ 1/x² के ग्राफ से ऊपर से आएगा। बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस। 1 पे ये भी 1 होगा, और 1 के आगे 1/x⁴ 1/x² से छोटा हो जाएगा, तो इसका ग्राफ इसके नीचे चला जाएगा ये। और यही सेम काम आपको क्या करना है? निगेटिव साइड में करना है। तो इधर भी वही जब आप एनालिसिस करोगे तो इस तरीके से आए। तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत सारे डिफरेंट मोनोमियल्स डिस्कस किए, उनके ग्राफ्स डिस्कस किए, और ये सारे बेसिक ग्राफ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे एल्जेब्रिक फंक्शन पे आते हैं। ये पहला एल्जेब्रिक फंक्शन था मोनोमियल। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन आता है। एल्जेब्रिक फंक्शन में दूसरा, पहला था मोनोमियल, दूसरा है पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैंने आपको एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये मैंने सेम डिफिनीशन क्वाड्रेटिक में लिखाई थी। ये क्या होता है? इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच power of the variable is non-negative integer। ठीक है, ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है
जिसमें वेरिएबल x की जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होती है। नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब जो वेरिएबल x की पावर है, पहली बात तो वो इंटीजर होगी, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। कैसा इंटीजर होगी वो? नॉन निगेटिव इंटीजर होगी, है ना। मतलब 0 1 2 3 ये सब निगेटिव इंटीजर्स अलाउड नहीं है, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। टर्म कितने भी हो सकते हैं, एक टर्म भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दो टर्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ टर्म से नहीं लेना देना। इसमें पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर, पावर मस्ट बी 0 1 2 3 एटसेट्रा। जैसे मान लीजिए कि हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। यस, टेल मी इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप देखोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर ऑफ द वेरिएबल नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, 2 पावर है, ये ठीक है, 1 पावर है, ठीक है, वेरिएबल की पावर 0 है। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में x है, इसकी इफेक्टिव पावर -1 है ना। ये जो डिनोमिनेटर में x है, इसकी इफेक्टिव पावर क्या है? -1, जो निगेटिव है। और ऐसा अलाउड नहीं है पॉलिनोमियल में। जो पावर ऑफ द वेरिएबल है वो निगेटिव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए कि लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 1। तो डेफिनेटली ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो इंटीजर नहीं है। निगेटिव तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इंटीजर नहीं है। आप देखो ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल इज हाफ, जो इंटीजर नहीं है। तो पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो नॉन निगेटिव के साथ साथ इंटीजर भी होना चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, इसको चलिए देखते हैं। √3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1। तो अगर आप देखोगे तो इसको, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर x जो है वो है 3 2 1 0, जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, बाकी की पावर नहीं देखनी। आप √2 √3 इन सब की पावर नहीं देखोगे, ठीक है। ये आपके भले ही पावर जो है तो इंटीजर नहीं है, लेकिन हमें इसकी देखना ही नहीं पावर, हमें पावर किसकी देखनी है? वेरिएबल की पावर देखनी है। तो इसलिए इस रूल से ये हमारा पॉलिनोमियल है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम दें, y इज इक्वल टू 5 ओनली, बस, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों भाई, ये क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 0 है, x टू द पावर क्या है? 0, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर में आता है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ओके, इसमें एक पॉइंट और कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज व्हाट? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां से जरा देखिएगा, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपको क्या दिख रही है? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपको क्या दिख रही है? 0, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। ये दोनों पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इनकी डिग्री की कोई बात ही नहीं उठेगी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर अब हम इस पे 1 बाय 1 केसेस डिस्कस करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग के अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनका ग्राफ डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपके पास आता है क्या? 0 डिग्री पॉलिनोमियल।
सबसे पहला क्या है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 0, तो ये कैसा दिखेगा भाई, ये दिखेगा y इज इक्वल टू k के जैसा, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। ठीक है, y इक्वल टू k। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये ग्राफ है y इक्वल टू k का, या इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, y इक्वल टू k, ये है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग आते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री पॉलिनोमियल। वन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, नाम से पता चल रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो ये कैसा दिखेगा, इसका जनरल फॉर्म ऐसा दिखेगा, देखो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। और ये पता है एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो आपने पढ़ा, देखो याद करिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप a है और y इंटरसेप्ट b है। खैर उतने एनालिसिस में नहीं जाते हैं, बस इतना जानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल भी कहलाता है या लीनियर फंक्शन भी कहलाता है। ओके, 1 डिग्री पॉलिनोमियल के बाद अगला नंबर आता है किसका भाई, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। टू डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म कैसा दिखेगा, जनरल फॉर्म दिखेगा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो इसमें आपको दिखेगा जनरल फॉर्म, देखो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका ग्राफ, इसकी प्रॉपर्टीज आपने बड़े डिटेल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया हुआ है। ठीक है, बड़े डिटेल से ग्राफ आपने किया है कि इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड हो सकता है या ओपनिंग डाउनवर्ड हो सकता है, या एक्स एक्सिस को कब कट करेगा नहीं करेगा, सारा केसेस आपने डिस्कस किया। ठीक है, बस इसमें एक पॉइंट मैं आपको याद दिला देता हूं, ये वाला जो पॉइंट होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है क्या, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, एंड यही इसका भी होता है, इसका भी कोऑर्डिनेट वही होता है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। मतलब कहने का कि अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो इसका मिनिमम मिलेगा माइनस डी बाई 4a, कब मिलेगा, एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। ओपनिंग डाउनवर्ड है अगर, तो इसका मैक्सिमम मिलेगा माइनस डी बाई 4a, और कब मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। तो ये एनालिसिस भी आप कर चुके हो। ठीक, इसके बाद आता है आपका 3 डिग्री पॉलिनोमियल। या इसको अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, तो ये ऐसा दिखेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए हम a को पॉजिटिव मान के बना रहे हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव मान के अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो मैं देखो जनरल ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी का क्यूब आपको माइनस इन्फिनिटी देगा, और प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी का क्यूब आपको प्लस इन्फिनिटी देगा। इन जनरल क्यूबिक के 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, तो इसलिए इस तरीके का ग्राफ इन जनरल आता है क्यूबिक का, क्योंकि 3 रियल रूट्स के लिए ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है, 3 टाइम्स। तो ये इस तरीके से। अच्छा, कभी कभी अलग भी हो सकता है, क्यूबिक का ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कब कैसे होगा, और भी कुछ केसेस हो सकते हैं, ये डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे, और ये डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग को डिफरेंशिएशन से मिलती है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ छोटा सा कंक्लूजन बताता हूं। देखिए, आप सारे पॉलिनोमियल को देख लो, चाहे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, चाहे जितना, सारे पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है।
ये सारे रियल एक्स के लिए वेल डिफाइंड होते हैं, ऐसा कोई एक्स नहीं होता जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड हो, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर। क्या पॉइंट आपको दिखा कि डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल निकालना नहीं होता कभी पॉलिनोमियल का डोमेन, ठीक है। पॉलिनोमियल का डोमेन सीधे आपको लिखना होता है ऑल रियल नंबर। और दूसरा पॉइंट देखिए, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल को देखिएगा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री मतलब ये जैसे क्यूबिक वाला, ये लीनियर वाला, ये वाला। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है। इवन डिग्री वाले का नहीं, इवन डिग्री वाला देखो ये है क्वाड्रेटिक, तो इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा। लेकिन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। तो रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑल रियल नंबर, ठीक है, वो ऑल रियल नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसी तरीके से देखो, अब आप और भी बना सकते हो, जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल हमें बनाना है, तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। इन जनरल ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 4 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो मैक्सिमम 4 पॉइंट पे कट करेगा ना, तो ग्राफ ऐसे आएगा, देखो ऐसे 2 3 4 ऐसे हो सकता है, एक रफली ग्राफ हमने बनाया है ना। और ये 4 डिग्री का है, y इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e टाइप का। तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी पे भी प्लस इन्फिनिटी देगा और प्लस इन्फिनिटी पे भी ये प्लस इन्फिनिटी देगा, ठीक है। तो ये आपके देखिए क्या हो गए, ये पॉलिनोमियल हो गए, सारे डिग्री के पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किए। और इंपॉर्टेंट बात हमने क्या डिस्कस किया कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, एक छोटा सा पॉइंट और बताते हैं और फिर हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चंस, पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। दोज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए ठीक है, हम लोग एक सारे डिग्री के पॉलिनोमियल देखें। अब एक लास्ट हम लोग देखते हैं nth डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या देखते हैं, n डिग्री पॉलिनोमियल। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको n डिग्री का पॉलिनोमियल एज्यूम करना पड़ा या n डिग्री पॉलिनोमियल की जरूरत पड़ी, तो आप n डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे एज्यूम करते हो वो देखिए। y इज इक्वल टू, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज n, तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा देखो ऐसा, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, और इस तरीके से करते करते लास्ट में मिलेगा an। सो दैट इज योर nth डिग्री पॉलिनोमियल। और इसका ये जो a0 है ये है लीडिंग कोफिशिएंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये है आपका nth डिग्री का पॉलिनोमियल जिसमें a0 आपका क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए। अब हम लोग इसके और इसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, किसकी, पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज और पॉलिनोमियल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं।